नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कांडपाल आपके सामने आज सामान्य विज्ञान की एक नई क्लास लेके आया हूं। तो जिसमें क्या देखने वाले हैं हम रोज की तरह अभ्यास प्रश्नोत्तर मगर रसायन विज्ञान के क्वेश्चन आंसर होंगे। पहले हमारी सीरीज जो चल रही है वो रसायन विज्ञान की चल रही है, उसके बाद अन्य की चलेगी। तो इसमें देखो, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता क्यों दी जाती है। अब हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता क्यों दी जाती है कह रहे हैं। तो यहाँ पर वैसा हम कहते हैं ना, हाइड्रोजन के गुब्बारे होते हैं जो ऊपर को उड़ जाते हैं हमारे, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत हल्की गैस है। मगर हीलियम को ज्यादा उसमें क्या कर रहे हैं, वरीयता दी जाती है आजकल। पहला ए अपेक्षाकृत सस्ता है, बी अपेक्षाकृत कम घना होता है, सी अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है, डी वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर्क वेल्डिंग में ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग में जो है ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि धातु की इस धातु के साथ इसकी उत्क्रांतिता कम होती है, इसमें धातु के गलन बिंदु को कम करने की क्षमता होती है, इसमें उच्च ज्वलनशीलता होती है, डी इसमें उच्च ऊष्मीय मान होता है। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर। आर्क वेल्डिंग में जो ऑर्गन का प्रयोग होता है वो होता है धातु के साथ इसकी उत्क्रांतिकता कम होती है। अब उत्क्रांतिकता धातु के साथ कम कैसे होगी ये मैं समझाता हूं आपको। देखो, इसमें जो सबसे पहले है, जो ऑप्शन नंबर ए है, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो जो हमारे पास आर्क वेल्डिंग होती है उसमें ऑर्गन का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि क्रांतिक ताप से कम तापमान में ही वो गल जाए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो दूसरी धातु पहली धातु के साथ जुड़ जाए, तो इसलिए क्या करता है, वो क्रांतिकता को कम कर देता है, क्रांतिक ताप को कम कर देता है और उसी से जुड़ जाती है वस्तु। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि जो गलन बिंदु है ना, जैसे बी वाले में दिया है, इसमें धातु के गलन बिंदु को कम करने की क्षमता होती है, तो गलन बिंदु तो कम हो ही नहीं सकता है, जितना है उतना ही रहेगा। इसमें उच्च ज्वलनशीलता होती है, ज्वलनशील होगा तो उसमें तो फिर जल जाएगा हमारा पदार्थ। इसमें उच्च ऊष्मीमान होता है, ऊष्मीमान भी ज्यादा नहीं होता है, नहीं तो क्या हो जाएगा कि ऊष्मा के कारण बहुत हीट जनरेट होगी और जो कार्य कर रहा है व्यक्ति उससे दिक्कत होगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए गैस का प्रयोग किया जाता है। अब ऑक्सीजन के तनुकरण मतलब ऑक्सीजन जो होती है वो क्या होती है, वो बहुत सांद्र जो अवस्था में पाई जाती है हमारे कहाँ, समुद्रों में। तो इसलिए वो क्या करते हैं, सांस लेने के लिए किसका यूज करते हैं, किस गैस का यूज करते हैं, ऑक्सीजन ही लेंगे मगर उसको तनुकृत करेंगे, सांद्र ऑक्सीजन ले जाते हैं वो उसको तनुकृत करेंगे, तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है तनुकरण के लिए। तो पहला ऑप्शन है नियोन, बी है ऑर्गन, सी है नाइट्रोजन, डी है हीलियम। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, हीलियम इज द करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर डी हीलियम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये समझा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है। तो वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस, कल से हम लगातार अक्रिय गैसों से संबंधित क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। तो हीलियम भी अक्रिय गैस है, नियोन भी है, आर्गन भी है, क्रिप्टन भी है। तो सबसे जो प्रचुर अक्रिय गैस है, सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाई जाती है वो पाई जाती है ऑर्गन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑर्गन सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है हमारे पास अक्रिय गैस जो होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है। अब सबसे प्रचुर मात्रा में तो उपलब्ध है ना, मगर दुर्लभ है, दुर्लभ का मतलब उसको प्राप्त करना असंभव है, मतलब बहुत कम प्राप्त किया जा सकता है। तो वो कौन सा होगा, ए हीलियम, बी ऑर्गन, सी नियोन, डी नाइट्रोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सबसे प्रचुर मात्रा में एक अक्रिय गैस पाई जाती है ऑर्गन, और उसे ही प्राप्त करना दुर्लभ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑर्गन इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
गहरे समुद्र के गोताखोरों को ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है, क्योंकि हीलियम मिलाई जाती है तनुकरण के लिए। अभी बताया था आपको, क्वेश्चन आया था ना। तो क्यों मिलाई जाती है? देखो, यह नाइट्रोजन से कम जहरीली होती है? नहीं, यह नाइट्रोजन से कम हल्की होती है, यह ऑक्सीजन के साथ जल्दी मिश्रित हो जाती है, या डी, यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए तो होती है, साथ में डी ऑप्शन, क्योंकि उच्च दाब होता है हमारे पास, तो उच्च दाब होने के कारण जो हमारे नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है। कौन? जो हमारे पास हीलियम है वो तो हल्की गैस है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि यह उच्च दाब पर और नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है? तो कैंसर के उपचार के लिए क्रेमेटोग्राफी होती है, कीमियोग्राफी होती है, सॉरी, कीमियोग्राफी होती है। तो इसके उपचार के लिए जो उत्कृष्ट गैस है, उसमें कीमियोग्राफी में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो वो है हीलियम है क्या, ऑर्गन है क्या, क्रिप्टन है क्या, रेडॉन है क्या? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रेडॉन इज द करेक्ट आंसर। रेडॉन का यूज किया जाता है कैंसर के इलाज के दौरान, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है कह रहा है, तो कौन सा नहीं होगा? वायु में कोयले का जलना, ये तो रासायनिक परिवर्तन है। गन्ने का रस का किण्वन, रासायनिक परिवर्तन है। समुद्र से क्रिस्टलन द्वारा खाने का नमक बनाना और पेट्रोलियम का भंजन, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ना, समुद्री जल का नमक बनाना, फिर उसमें पानी डाल के हम उसको उसी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वह निश्चित परिवर्तन जिसमें कि यौगिक पदार्थ या तत्व पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जिसमें पूर्व अवस्था में वापस नहीं आता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पहुंचकर वह अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा समुद्री जल से क्रिस्टल, समुद्री जल से नमक मिल जाएगा हमको, तो वो भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो अभी आपको परिभाषाएं मैंने बता दी है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है, परिभाषा सही। अब इसमें कोयले का जलना, ए, बी लकड़ी का जलना, सी प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना, डी पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करना। देखो, कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि राख बन गई फिर कोयला बन नहीं सकता। लकड़ी का जलना, राख बन गई लकड़ी बन नहीं सकती है। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करेंगे, भाप बन के उड़ जाएगा। और जब आखिर में बचा एक ही ऑप्शन, प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना, तो प्लेटिनम धातु होती है और इसको गर्म करने पर वही रहेगी, धातु की धातु ही रहेगी, जरा पिघल जाएगी, तो मगर फिर उसको ठंडा करके हम वही बना सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण? कागज का जलना, नर्म लोहे का चुंबकित होना, जल में शर्करा का घुलना, जल से बर्फ के घनों का बनना। तो जल से बर्फ के घनों का बनना, जल से बर्फ बनेगी तो भौतिक परिवर्तन होगा। जल में शक्कर घुलेगा तो वो भी भौतिक परिवर्तन होगा। आप कहोगे सर शक्कर कैसे बन जाएगी फिर से? तो बेटा उसको अगर वाष्पीकृत करेंगे तो शक्कर बन जाएगी हमारे, जो भी हम पॉट लेंगे उसमें। और नर्म लोहे का चुंबकित होना तो एक भौतिक परिवर्तन ही है, क्योंकि लोहे पर चुंबक के गुण आ जाते हैं, जिसको चुंबकत्व कहते हैं। तो कागज का जलना, एक बार राख हो गया कागज तो फिर कागज नहीं बन सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, कागज का जलना इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन देखें। सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? तो सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या होता है? चूना पत्थर और मिट्टी, और या हमारे पास चूना पत्थर मिट्टी जिप्सम, या होता है चूना पत्थर जिप्सम, या मिट्टी और जिप्सम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, तो चूना और जिप्सम तो होता ही है, साथ में मिट्टी भी होती है। तो ये आपने ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है हमको कि चूना पत्थर मिट्टी और जिप्सम इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट की खोज किसने की थी? तो इसी टाइप की मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, कल भी इसी टाइप के क्वेश्चन थे। तो सीमेंट की खोज जो किसने की थी, आगाज किसने की थी क्या?
जोसेफ आस्पिडिन ने की थी क्या, एल्बर्ट्स मैग्नस ने की थी क्या, जैन सीन ने की थी क्या? तो ये की थी जोसेफ आस्पिडिन ने की थी इसकी खोज। ठीक है, तो सीमेंट की खोज किसने की थी? तो जोसेफ आस्पिडिन ने इसकी खोज की थी। और सीमेंट आपको पता है कि हमारी इमारतों में यूजफुल होता है, हमारी इमारतों के लिए। तो इसकी जो खोज की है जोसेफ आस्पिडिन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन कौन सा है? कोयले का जलना नहीं, रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ये फिर से आ गया है क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना, अभी बताया था आपने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, हेलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील है, सबसे अभिक्रियाशील हेलोजेनिक जो गैस है कौन सी है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि उसके आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए उसको अभिक्रिया करनी पड़ती है अन्य तत्वों से। तो वैसे इसका परमाणु क्रमांक फ्लोरीन का होता है 9, क्योंकि उसके बाद क्या आता है? फ्लोरीन, फिर नियोन आता है। क्योंकि हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, तो फ्लोरीन नियोन। तो हमारे पास क्या होता है कि जो फ्लोरीन होता है उसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले कोष में, 7 दूसरे वाले में। तो 1 इलेक्ट्रॉन उसको और चाहिए अपने कोर्स को पूरा करने के लिए, स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए। तो एक वो क्या करता है, ले लेता है किसी अन्य तत्व से, तो अभिक्रियाशील होता है बहुत ज्यादा। तो फ्लोरीन ही वो तत्व है जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है हेलोजनों में। तो ये हेलोजन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आज के लिए बस इतना ही बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।